तो जितने भी अच्छे लोग हैं उन लोगों से मैं ये 2 लाइनें कहता हूँ कि लोग हमेशा मंजिलों की राह में होते हैं और मैं हमेशा रास्तों की। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा है। ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ बैठे हुए अच्छे लोग खामोश। तो अच्छे लोगों की कम्युनिटी की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। हमारे माइंड में रहता है कि हमें कुछ मिलेगा, तभी जाके हम कुछ अच्छा करेंगे। तो आप अपने लाइफ में विदाउट हैविंग एनी फ्रूट आउट ऑफ दैट, आप वो माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हो ऑनगोइंगली? सो ये सब मिसकम्युनिकेशन है। कुछ लोग ऐसा दिखावा करते हैं सेवा का, इसलिए मिसकम्युनिकेशन है। जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट है और जिनकी प्रॉफिटेबल कंपनीज है, तो उनको आप कैसे इंस्पायर करोगे? जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, सारा वक्त गुजर गया कागज के चंद टुकड़े कमाने में। क्या करोगे यारो इतनी दौलत को, ना कफन में जेब है ना कब्र में। वाह! स्कूल के साथ आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो वॉलंटियरिंग का काम स्कूल के साथ करने से हमारे देश में क्या बदलाव आता है? अगर आप युवा अनस्टॉपेबल में नहीं जुड़े होते, तो आज क्या कर रहे होते? कोई एक स्किल के बारे में बताइए जो आपने डेवलप की है थ्रू वॉलंटियरिंग। मैंने अपने आप को पहचानने की स्किल डेवलप की है। अगर वॉलंटियरिंग को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? ब्लेसिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ऐसे इंसान जो अपनी जर्नी से न सिर्फ देश के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बल्कि हजारों लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, और वो है पवन जैन। पवन जैन युवा अनस्टॉपेबल के फाउंडिंग मेंबर और प्रेसिडेंट है। वो कॉरपोरेट्स और स्कूल के साथ एक्टिवली कनेक्ट होते हैं एंड वॉलंटियर्स को मोटिवेट भी करते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्वागत करते हैं एक विजनरी लीडर और चेंज मेकर को, जो हमें बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में और कैसे हम सब अपने छोटे से एफर्ट से एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। सो वेलकम पवन जैन, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं सर? आई एम ऑल्सो गुड। सो पवन, मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है कि लोग जब इस एज पे होते हैं, ज़्यादातर वो लोग अपना करियर बनाते हैं, या तो फिर इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बट आपका करियर थोड़ा डिफरेंट है अभी, जैसे आपकी बायोग्राफी शीट मैंने देखी। तो आप बताइए कि ये जर्नी आपने कैसे शुरुआत किया और अभी आप क्या कर रहे हो इसमें? थैंक यू सो मच। वैसे एक क्वेश्चन ही अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लकी हूँ कि मैं अपने जीवन के जो पथ पे हूँ, जो रडार पे हूँ, उसमें भगवान ने मुझे ऐसे काम के लिए चुना। सो नॉर्मली दुनिया ऐसा सोचती है कि मुझे ये बनना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इतने अनुभव के बाद में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें चुना गया है, हमें बनाया गया है। तो मेरी जो जर्नी है वो ऐसी है कि मैं जब बच्चा था, कॉलेज में आया, फर्स्ट ईयर में आया, तो हमेशा मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी फैमिली से, जहाँ पे गाँव से मेरे दादा पहले थे जो अहमदाबाद आए। तो हमारे गाँव से बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे और मेरे दादा का एक स्वभाव था, जो भी आए, हॉस्पिटल के काम से आए, किसी भी काम से आए, तो उनको वहाँ टिफ़िन पहुँचाना, उनकी सेवा करना, बिज़नेस को छोड़ के आना, उन रिलेटिव्स के साथ जाना, समय बिताना। तो ये ऐसा परिवारों से, ऐसे मूल्यों मेरा रहना, पलना, बड़ा ऐसे परिवार में हुआ, सौभाग्य से हुआ। उसके बाद में जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ कॉलेज में अलग बच्चों के साथ कॉम्पीट करने के लिए इंग्लिश की मुझे काफ़ी ज़रूरत लगी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा पकड़ लाना पड़ेगा। आगे गुजराती मीडियम से पढ़े, फिर इंग्लिश मीडियम में हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो दीप्ति शाह पब्लिक स्पीकिंग करके क्लास है, उसको हमने ज्वाइन किया। वहाँ पे हमारे एक फाउंडर है अमिताभ शाह करके, जो उनका बेटा था, जो यूएस में उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था। वो वैकेशन पे इंडिया पे आया हुआ था और हमारा उनसे मुलाकात हुआ, और फिर मतलब मेरे अंदर शुरुआत से ये भाव है कि हमें हमेशा जब भी कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो हम करते हैं। तो वहाँ पे अमिताभ जी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे एक वृद्धाश्रम में जाना है। कुछ वृद्धों को मैं मिला हूँ, मेरा एक अनुभव है, उसमें से किन-किन को आना है। तो जो मेरे परिवार के संस्कार थे, उसकी वजह से मेरा हाथ खड़ा हो गया कि भई मुझे भी वृद्धाश्रम में जाना है। तो वो पहली एक्टिविटी मेरे जीवन की थी जहाँ पे मैं अपने परिवार से हट के अपने आप से मैंने ये समझा था कि मुझे किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, कहीं पे जाना है। वो एक आनंद की अनुभूति थी। और फिर मैं वो वृद्धाश्रम में गया, दादा-दादी से मिला और उनसे इतना जुड़ाव हो गया। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे अपने आप में एक सेवा का अनुभव हुआ था, और इतना लगाव और जुड़ाव हो गया कि मैं वापस आया तो फिर अपने आप को रोक ना पाया। उस टाइम पे मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। वो मैं जहाँ रहता हूँ साहिबाग, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर आमली में
वो वृद्धाश्रम था। मैं स्कूटी पे जाता था, मैनेज करता था, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा वो दादा-दादी को मिलना। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक हमें आइडिया आता गया, युवा अनस्टॉपेबल को एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने का आइडिया आ गया और वो एक्टिविटी को हमने कंटिन्यू किया। और वो एक्टिविटी करते-करते फिर 3 साल के बाद मैं न्यूज़ीलैंड पढ़ाई करने के लिए गया। पढ़ाई करने के बाद वापिस आया तो मुझे ऐसा लगा कि भई जीवन में जो मज़ा सेवा करने में है वो और किसी चीज़ में आ नहीं रहा है, बिज़नेस में आ नहीं रहा है। तो लकीली मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझा और करने दिया और फिर हमने फुल टाइम ये संस्था के साथ शुरुआत की जिसका नाम है युवा अनस्टॉपेबल। उसमें हमने छोटी-छोटी एक्टिविटी से शुरुआत की, छोटी-छोटी स्कूलों में जाते थे, अच्छी स्कूलों में जाते थे, डीपीएस जैसे स्कूल में जाते थे, तो वहाँ बच्चों से कहते थे कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पेंसिल है, एक्स्ट्रा नोटबुक है, वो आप ले आइए और आपके पास की जो म्युनिसिपल स्कूल है, वहाँ पे जो गरीब बच्चा है, उसको ज़रूरत है, वो दे दीजिए। तो वो कृष्णा एंड सुदामा का कांसेप्ट जैसा हमने डेवलप किया था, तो ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ से हमने शुरुआत की और वो सारी एक्टिविटी करते-करते हमें इतना कॉन्फिडेंस आता गया कि हमें पता ही नहीं चला। धीरे-धीरे म्युनिसिपल स्कूल में मैं वॉलंटियरिंग करने जाने लगा, बच्चों को वैल्यूज़ सिखाने लगे, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, तो उससे पता चला कि वो बच्चे से ज़्यादा ज़रूरत हम में ही है, जो सारी वैल्यूज़ हम सिखा रहे हैं, तो हमें बेनिफिट होने लगा। तो एक अच्छा रियलाइज़ेशन हुआ कि जब हम किसी की सेवा करने जाते हैं, तो नॉर्मली हमारे माइंड में ऐसा होता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद पहले हम अपने आप की कर रहे हैं। जो बेनिफिशियरीज़ हम सोचते हैं कि सामने वाला है, लेकिन बेनिफिशियरीज़ हम हैं। जब हम सेवा करने के लिए जाते हैं, तो पहला भाव हम में जगता है, पहला चेंज हम में आता है। जब हम बच्चे को बोलते हैं कि तू गाली मत बोलना, तो अंदर लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम बच्चे को बोलते हैं तू अच्छे मार्क्स लाना, तो हमें लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम बच्चे को बोलते हैं कि माँ-बाप की वैल्यू करना, तो हमें लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। जो अपने आप को जो चीज़ लगती है ना, बस यही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दुनिया बदले या ना बदले, पर मैंने अपने आप को बदल दिया है। तो जो सेवा का भाव होता है, वॉलंटियरिंग का भाव होता है, वो वॉलंटियरिंग का भाव केवल इतना ही होता है कि फिर आपको दुनिया बदलने नहीं जाना है, आप अपने आप को बदलते हो। और जैसे ही आप अपनी दुनिया अंदर बदलते हो, बाहर सब कुछ बदलने लगता है। तो सेवा का, वॉलंटियरिंग का एक बहुत बड़ा जादू है, जिसमें ये है कि आपको खुद को अपने होने का एहसास होता है और आपके खुद में ही वो चेंज आता है, जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो हर एक युवा से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वॉलंटियरिंग, गिविंग, किसी औरों के लिए कुछ करना, वो एक आत्मन का स्वभाव होता है, उसमें हमारी आत्मा राजा होती है और हमारी आत्मन का स्वभाव ऐसा होता है कि वो हमेशा किसी न किसी को कुछ देना चाहता है। तो देने का सौभाग्य हर एक आत्मन में है ही है, बस उसे आपको केवल अंदर झाँक के लेके आना है और फिर देखो आपको कितना मज़ा आता है। तो जो गिविंग है ना, वो डायरेक्ट आपकी आत्मन के साथ कनेक्ट है, डायरेक्ट आपके हार्ट के साथ कनेक्ट है। इसलिए आप किसी को खाना परोसने में, किसी को कुछ देने में आपको बहुत रियल जॉय का एहसास होता है, क्योंकि वो आपके अंदर के स्वभाव से जुड़ी हुई चीज़ है। तो वो अगर आप राइट समय पे पहचान लो, तो जीवन भर आपको कोई डाउन नहीं कर सकता, इतना वो वॉलंटियरिंग और गिविंग के स्वभाव में ताकत है। राइट। तो अगर इसको एकदम शॉर्ट में समराइज करना हो, तो वॉलंटियरिंग का पर्सपेक्टिव आपके मायने में क्या है? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव बिहाइंड दैट? सो बेसिकली जब आपको लगता है कि आपके पास इनफ समय है, आपके पास सर्वाइवल की कोई चिंता नहीं है और आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्षमता है कुछ एक्स्ट्रा कर दिखाने की, कुछ करने की, आपके पास पूरा समय है, उस टाइम पे आप अपने आसपास, अपने मन से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की समझ को डेवलप कीजिए कि मैं जहाँ हूँ वहाँ क्या प्रॉब्लम है। मे बी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास की कम्युनिटी में, सोसाइटी में या गवर्नमेंट स्कूल में या कम्युनिटी में, कि क्या करंट प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जब आप पहचानोगे, तो उसमें से आपको केवल एक प्रॉब्लम पे आना है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपके अंदर से आइडियाज इमर्ज होने लगे कि भाई ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस आइडिया से ला सकता हूँ और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना इज अ वॉलंटियरिंग थिंग। या तो आप इस प्रोसेस में कोई ऑलरेडी कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ वॉलंटरली। जो ऑलरेडी कोई हॉस्पिटल 2 घंटे सेवा करने के लिए जा रहा है, तो उसने ये सब कुछ पहचान लिया, उसने वॉलंटरी, उसने आइडिएशन कर दिया है, उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया है और वो ऑलरेडी वहां जा रहा है। तो आप इस प्रोसेस में ऑलरेडी रेडीमेड जिसने किया है उसके साथ जुड़ जाइए या आप खुद कीजिए। लेकिन वॉलंटियरिंग करने के एहसास से आपको राजा जैसी फीलिंग आती कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर से हो रहा है, उसमें किसी का टाइटल नहीं है।
ऐसा नहीं है कि भाई हमें वसीयत में सब कुछ मिल गया है, किसी और का पैसा कमा रहे हैं। जब आप अपना समय देते हैं, अपनी आत्मन के साथ रहते हैं, तो वो अंदर से आता है कि ये मैं कर रहा हूँ, और अंदर से देने की भाव जो आता है ना, वो की शुरुआत होती है वॉलंटियरिंग से, जहाँ आप खुद वो चीज में इन्वॉल्व होते हो, आप खुद देने वाले बनते हो। राइट। अगर यूथ एंड वॉलंटियरिंग को अगर साथ में जोड़ते हैं, तो क्या आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि अगर कोई बंदा वॉलंटियरिंग करता है तो उसमें क्या-क्या क्वालिटीज डेवलप होती है? सो नॉर्मली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इतना बड़ा देश है, और हम आए दिन न्यूज़ में, मीडिया में देखते हैं कि भाई ये पुलिस वाला करप्ट हो गया, ये डॉक्टर करप्ट हो गया, ज़्यादा बिल बना दिया, नेता करप्ट हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हमें एक अच्छा देशवासी चाहिए, अच्छा सिटीजन चाहिए, तो जब आप वॉलंटियरिंग करते हो, जब आप अपने अंदर के एक एहसास को चुनते हो कि मुझे कुछ अच्छा करना है, और आपको पता ही नहीं चलता है, और आप वॉलंटियरिंग करते हो, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। और अच्छे इंसान बनने के बाद आप अच्छा डॉक्टर बनोगे। कभी किसी की किडनी निकालने का सोचोगे नहीं, आप यही सोचोगे कि भाई मैं इस पेशेंट की मदद कैसे कर सकूँ। आपके जीवन में पैसा कभी प्रायोरिटी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने वॉलंटियरिंग किया हुआ होगा, तो अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर तो आप बन जाओगे, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए वॉलंटियरिंग ज़रूर देते हैं। और जिस दिन आप अच्छे इंसान बन गए, फिर आप चाहे कोई कंपनी के सीईओ हो, आप पुलिस अफ़सर हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप डॉक्टर हो, आप अच्छे इंसान हो, तो आप हर जगह यही सोचोगे कि किस तरह से बैलेंस आए समाज में, और किस तरह से मैं हर चीज़ को बैलेंस करूँ, और सबकी सेवा करूँ, और सबका सॉल्यूशन लेके आऊँ। तो ये पावर होता है वॉलंटियरिंग। राइट। इन शॉर्ट एक ह्यूमैनिटी जागती है लोगों में कि कैसे वो भावना रहे, जुड़ी रहे लोगों के साथ। ह्यूमैनिटी अंदर होती ही है, बस उसके जगाने के लिए वॉलंटियरिंग को करना पड़ता है, ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर कितना आपके अंदर खजाना है, जो ऑलरेडी है उसे लाना है, वो उसके एक्शन है वॉलंटियरिंग करना। राइट, राइट। आपकी वॉलंटियरिंग जर्नी से मुझे अब कोई ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट हो तो बताइए? ज़्यादातर अगर ये टॉपिक के अगर बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट आपकी लाइफ़ में हुआ हो? मेरे जीवन में बहुत सारे फनी इंसिडेंट हुए हैं। फनी और सीरियसनेस का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैंने जब वॉलंटियरिंग चालू किया, तो हमारी संस्था के ट्रस्टी थे श्री जयेश भाई पटेल। वो एक दिन आए और उन्होंने कहा कि आप लोग बड़ी-बड़ी सेवा की बातें करते हैं, आपको कल गुलबाई टेकरा में आना है, और वहाँ मेरे साथ में कम्युनिटी टॉयलेट को क्लीन करना है। तो हम गए उनके साथ में, और फिर मेरे साथ में 5-7 लोग थे। 5-7 लोग में से केवल एकमात्र मैं था जो टॉयलेट के अंदर था, बाकी सब बाहर ही खड़े रह गए। और फिर वो जो कम्युनिटी टॉयलेट है, वो टॉयलेट को मैंने जयेश भाई के साथ में लिटरली क्लीन किया। और जब क्लीन किया उसको, और फिर मैं घर आया, तो नॉर्मली मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे माइंड में था कि भाई जिन स्वीपर को हम जैसा वर्ड यूज़ करते हैं और वो बोलते हैं उनसे हमें दूर रहना है, उनको दूसरे बर्तन में पानी पिलाना है। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उस पवित्रता का कितना महत्व है, वो गंदगी क्लीन करने वाले का कितना महत्व है। मैं घर पे आया, नहाया और मंदिर में गया, तो मुझे ये पता चला कि आज मैं परमात्मा के करीब में पहली बार आया हूँ। जब मैंने वो वॉलंटियरिंग किया, रियल टॉयलेट को क्लीन किया, तो मुझे समझ में आया कि परमात्मा के करीब तो मैं अब आया हूँ। अब मेरे दिल की सफाई हुई है। मैंने वहाँ टॉयलेट क्लीन वहाँ किया, लेकिन सफाई मेरे दिल में हुई है। और मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि युवा अनस्टॉपेबल में मेरी शुरुआत टॉयलेट क्लीन करने से हुई थी। अभी हम टॉयलेट बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, और अब मैं टॉयलेट क्लीन करने से शुरुआत की थी, लेकिन अब मैं अपने मन को क्लीन करने की प्रोसेस पे पहुँच गया हूँ। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। इट गॉट मी गूज़बम्प्स सीरियसली। अ, मैं व्यूअर्स से इतना ही कहना चाहूँगा कि एक छोटी चीज़ से वो स्टार्ट करे कि कहाँ से वो एक स्टार्ट कर सकते हैं वॉलंटियरिंग, और ये इन्होंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो आप भी करो तो पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि ज़्यादातर ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम बोलने से किसी को एक्सपीरियंस नहीं दिला सकते, उसके लिए करना ही पड़ता है। सो इसमें ओशो की एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं हर बार कहता हूँ कि जब तुम परमात्मा के पास पहुंचोगे ना अपने जीवन को खत्म करके, तो तुम्हारे खाते में एक ही गुना बताया जाएगा कि तुम आनंदित हो सकते थे, हुए नहीं। तो तुम इसकी शुरुआत अपने आप को पहले खुश करके मुस्कुराने से करनी है। पहले आप मुस्कुराओगे तो आप में ऑटोमेटिकली आइडिया आएंगे। आप जहाँ कहीं पे भी है, अपने आप में अच्छा फील करने का एहसास लाइए, आप मुस्कुराइए, आप खुश होने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला वॉलंटियरिंग का एफर्ट करने की जरूरत है, वो है अपने आप में। अपने आप को खुश करने की कोशिश कीजिए, प्रेम करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वॉलंटियरिंग दीजिए, अपने आप को पहले समय दीजिए।
और फिर खुद ब खुद आप कैपेबल जब हो जाएंगे तो लोग आपकी मदद लेने के लिए सामने से आएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको जो शुरुआत करनी है वो पहली शुरुआत है खुद मुस्कुराने की करनी है, खुद खुश होने की करनी है, खुद में जाने की करनी है, और फिर खुद ब खुद सब हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के माइंड में वॉलंटियरिंग के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो बिगेट्स मतलब आपने जो अपनी जर्नी से देखा उसमें से आप क्या देख रहे हो कि लोग क्यों अपने आप को रोक रहे हैं ये सेवा के काम में जुड़ने में? देखो, मेरे जीवन का ये अनुभव है कि मैंने वॉलंटियरिंग चालू किया ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि अब ऐसा मैंने अपने मन को एंकर कर दिया है कि वॉलंटियरिंग मुझे चुनने को आता है। हम नॉर्मली अभी के ज़माने में देखते हैं कि कोई रियल एस्टेट एजेंट है, कोई शेयर मार्केट का एजेंट है। तो जब आप वॉलंटियरिंग करते हो तो आप पुण्यवानी के एजेंट बन जाते हो, आप पुण्य की दलाली करते हो। तो जब आपको ये एहसास होता है, आप यूनिवर्स को ये बताते हो, अगर आई एम ओपन एंड रेडी टू डू दी वॉलंटियरिंग, तो अपॉर्चुनिटी सेवा की चल के आपके द्वार पे आती है। और फिर जब जो कोई मुसीबत में है, वो भी चल के आएगा, और किसी इंसान को देना है वो भी आपके पास चल के आएगा, और आप दोनों को मिलाने का काम करोगे और आप ब्रिज बन जाओगे वो सेवा भाव का, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, खुशी का एहसास आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है अपने आप में वॉलंटियरिंग लाने की, जहाँ पे एक एहसास होता है कि मैं जुड़ा हूँ और आपको कोई चीज के साथ जुड़नी है, फिर वो चाहे परिवार में वॉलंटियरिंग की हो, शादी में हो, हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, कम्युनिटी में हो, कहीं पे भी हो। लेकिन वो शुरुआत जो है ना, ये वॉलंटियरिंग शब्द केवल वॉलंटियरिंग नहीं है, ये अपने आप में अंदर झांकने की बहुत बड़ी ताकत है, और पुनवानी जगा दी है। ओके। आजकल के यूथ या फिर अगर हम ज्योतिष के भी साथ अगर हमारी कुंडली दिखाने जाए तो हमें बोलते हैं कि आप ये पुण्य का काम कीजिए, ये काम कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा फ्यूचर सुधारने के लिए या फिर मतलब भगवान हमारा अच्छा करेंगे इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो देयर इज़ ऑलवेज हमारे माइंड में रहता है कि हमें कुछ मिलेगा, तभी जाके हम कुछ अच्छा करेंगे। तो बट ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी भी आपको वॉलंटियरिंग करना है तो आप अपने लाइफ में विदाउट हैविंग एनी फ्रूट आउट ऑफ दैट आप वो माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हो ऑनगोइंगली कि आपके माइंड में कोई इच्छा ही ना हो, स्टिल यू आर डूइंग दैट? सो ये सब मिसकम्युनिकेशन है। कुछ लोग ऐसा दिखावा करते हैं सेवा का, इसलिए मिसकम्युनिकेशन है। बहुत प्यारी लाइन है जो मैं हमेशा अपने खाना खाने के पहले मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ, कि मैं हाथ जोड़ के परमात्मा को ये कहता हूँ कि हे परमात्मा, तूने हमेशा मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में परोसा है। तूने हमेशा मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में परोसा है। चाहे लाख मुश्किलें दे दे मेरे मालिक, लेकिन फिर भी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। चाहे लाख मुश्किलें दे दे मेरे मालिक, लेकिन फिर भी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। एक बात तो तय है, छीन कर खाने वाले का पेट कभी भरता नहीं, छीन कर खाने वाले का पेट कभी भरता नहीं, और बांट कर खाने वाला कभी भूखा सोता नहीं। तो ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ पाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, हमें परमात्मा से ये कहना है कि मैं कुछ देने के लिए ये कर रहा हूँ। मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, तूने इतना मुझे दिया है, मुझसे कुछ तो ले ले, मुझे कुछ दे दे। तो यूनिवर्स को, परमात्मा को देने का भाव रिलीज करना है, लेने का भाव रिलीज नहीं करना है। ये हमारा मन भड़काता है कि भी कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। हमें सबसे पहले वॉलंटियरिंग कब जगता है? जब आपको ये एहसास होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे देना है। तो वॉलंटियरिंग भाव जगना मतलब आप में सबसे पहले वो ग्रेटिट्यूड होना, आप में वो ग्रेटफुलनेस की भावना होना कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैं तो देने के लिए हूँ, फिर उसमें लेने का भाव ही नहीं है। हम जब अपने आप को तैयार करते हैं कि भाई मैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है अंदर से कि हे परमात्मा, तूने मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है, मुझसे कुछ अच्छा करा ले, तेरा एहसान है मुझ पे, वो चुकाने के लिए देने की भावना आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, कोई मुसीबत में है तो वो भी एक मोटिवेशन का प्रकार है कि कॉन्फिडेंस मिलता है कि, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आपको ज्योतिष बता रहा है या वो बता रहा है कि भी आप पुण्य करो, आप ये करो, आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप सिग्नल तो अंदर से देने की ही कर रहे हो ना। तो आप उसको कैलकुलेटिव मोड पे मत ले जाओ, उसको मैनिपुलेट मत करो, आप उसको भाव के साथ जोड़ो कि हम दे रहे हैं, परमात्मा बैठा है। मैं कहता हूं परमात्मा के वहां पे किस तरह से पुण्य की गिनती होती है। वो जो बैठा है ना, वो तो सब गिन रहा है। वो अज्ञात इतना प्रेममय है, वो केवल सृष्टि को और हमको प्रेम देता है। हिसाब किताब के लिए उसने कर्म सत्ता बिठा रखी है। हम कर्म सत्ता हमारा हिसाब किताब करने वाली है। हम जो काम कर रहे हैं उसका, हमें जितना हम कर रहे हैं उसका हमें हिसाब किताब होना ही है, वो कर्म सत्ता का है। लेकिन परमात्मा जो है वो तो इतना दयालु है, इतना प्रेमी है कि तुम उसे याद करते ही, उसकी गोदी में जाते ही वो तो केवल तुम्हें प्रेम ही देगा, वो तो केवल तुम्हें आशीर्वाद ही देगा।
सो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि उसके वहाँ कैलकुलेशन कैसे होती है। एक बार एक मंदिर में दो भाई रोज साथ में खाना खाते हैं। तो एक भाई 5 रोटी लेके आता है और एक भाई 3 रोटी लेके आता है। अब दोनों डिस्कस करते हैं कि मिल बांट के खा लेते हैं, 4-4 रोटी खा लेते हैं, ऐसे अलग-अलग नहीं करते हैं। तो वो डिस्कस कर रहे होते तभी उसी टाइम पे एक बाहर से तीसरा राहगीर आता है और वो कहता है कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भी खाना खाना है। तो अब ये दो और कंफ्यूज होते हैं। तो ये एक बंदा आइडिया लाता है कि एक काम करता हूँ, रोटी के 3 टुकड़े करता हूँ। एक रोटी के 3 टुकड़े करता हूँ। तो टोटल 8 रोटी होती है, उसके 3 टुकड़े करते हैं तो 24 टुकड़े हो जाते हैं और तीनों 8-8 टुकड़े खा लेते हैं। तो उन्हें होता है कि चलो ठीक है, बराबर हमने खा लिया। एक सबका स्वभाव होता है कि भी खाने-पीने में कोई किसी के पीछे न रहे। अब क्या होता है, वो जो राहगीर होता है उसके पास 8 पैसे होते हैं। वो 8 पैसे इनको दे के चला जाता है कि मेरे पास 8 पैसे तुम रख लो। अब फिर इनका कन्फ्यूजन, पहले रोटी का हिसाब नहीं हो रहा था, अब बोले ये 8 पैसे में बाँटा कैसे जाए? इसके पास 5 रोटी थी, इसके पास 3 रोटी थी। तो 3 रोटी वाले ने कहा कि एक काम कर, 5 पैसे तू रख ले, 3 पैसे मुझे दे दे। तो इसने कहा नहीं, नहीं यार, अब इसमें क्या हिसाब-किताब करना, आधे-आधे रख लेते, 4-4 पैसे रख लेते। तो वो भी बहुत स्वाभिमानी का बोले नहीं, मैंने 3 रोटी थी, मुझे 3 पैसे ही दे। इतने में साधु जी बाहर आए मंदिर में से। तो वो दोनों का कन्वर्सेशन सुना तो उन्होंने कहा एक काम करो, ठहरो मैं अंदर भगवान से पूछ के आता हूँ। तो वो अंदर गए, ध्यान किया, भगवान को पूछा, बाहर आए और उन्होंने आंसर दिया कि जिसके पास 5 रोटी थी उसके खाते में 7 पैसे आएँगे और जिसके पास 3 रोटी थी उसके खाते में केवल 1 पैसा आएगा। अब ये दोनों चौंके, बोले परमात्मा ने ऐसा हिसाब-किताब कैसे बताया है? तब जाके उन्होंने बताया कि जिसके पास 5 रोटी थी उसके 3 टुकड़े हुए तो 15 टुकड़े हुए। 8 वो ले गया, 7 इसके पास बचे। इसके पास 3 रोटी थी, 3 टुकड़े के हिसाब से 9 टुकड़े हुए, 8 इसने खाए, 1 ही वो ले गया। तो उस हिसाब से 7 पैसे इसके खाते में आते हैं और 1 पैसा ही उसके खाते में आता है। तो परमात्मा का जो पुनवानी का हिसाब है ना, वो बिल्कुल गिन के परफेक्ट ही आने वाला है। ये तो हमारा माइंडसेट है, हम किसी का अच्छा कर देंगे, ले लेंगे, कर्म सत्ता बैठी है, वो कभी भी उसके द्वार पे कुछ भी आगे पीछे उलट-फेर होने वाला नहीं है। आप जितना अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे। जितना आपके अंदर कुछ भी एक क्षण भी कैलकुलेशन है, अगर आपने पुण्य की गिनती की तो सारा पुण्य आपका बेकार है। पाप की गिनती तो करने की जरूरत ही नहीं, उसकी सजा तो मिलनी है। पुण्य की गिनती की तो वो वेस्ट है, 0 हो जाएगी। तो हमें जो करना है ना, वो देने वाली आत्मन बन के करना है। हमें हिसाब-किताब करने की जरूरत नहीं, वो बैठा है। तू बस किए जा। लेकिन ये एहसास लाने की जरूरत है कि बस देने का भाव ले आओ। आप जिस मोमेंट देने का भाव लाते हो ना, तो यूनिवर्स को पता चलता है कि भाई ये देने आया है, तो देने से जब आप सोचोगे कि भाई मुझे 1 लाख कमाने नहीं, 1 लाख डोनेट करने, तो भगवान 2 लाख देगा ना। आप देने का भाव ले आओ। आपको केवल एक ही चीज उसको कम्युनिकेट करनी है, मुझे देने वाली आत्मा बना दे। फिर वो प्रेम देना है, वो पैसे देने हैं, वो कंट्रीब्यूशन देना है, मैं देने वाली आत्मा हूँ। आप अपने चित्त पे एक ही बात बिठा दीजिए कि मैं देने वाली आत्मा हूँ और देखिए कमाल आप क्या होता है। ज़्यादातर जब भी हम ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद हमारे लाइफ का एक ही मकसद होता है कि पैसे कमाना। बट पैसे कमाने से हम लाइफ में फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस नहीं पा सकते, ये तो एक प्रूवन बात है। तो क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि क्या ये सेवा भाव से हमें कैसे फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस मिल सकती है? ताकि आपके जर्नी से मुझे लोगों को ये बताना है कि यूथ के ऊपर ये कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है ये बातें। सो यूथ को मैं एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी है और एक बहुत अच्छा लाइन है कि जो हमारे मन में है ना, हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन एक बहुत बढ़िया लाइन है जो हर एक यूथ को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। और आज हर एक, मैं चाहता हूँ कि हर एक यूथ इस लाइन को सुने और इसको समझे और अपने जीवन में उतारे कि पैसा जो है ना, वो रास्ता है, मंजिल नहीं है। लेकिन जब हम यूथ जब निकलता है तो उसकी मंजिल बन जाता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे जो लक्ष्य है ना, उसमें रास्ता कभी कभी मंजिल बन जाता है और हम मंजिल को खो बैठते हैं। तो इसका मैं बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि एक बार एक कॉलेज की आपने बात की, तो कॉलेज में जब दो युवक युवती में प्रेम हो जाता है तो एक माहौल ऐसा होता है जिसमें एक संगीता नाम की लड़की होती है और एक महेश नाम का लड़का होता है। संगीता जो है वो वेल टू डू फैमिली से होती है, महेश थोड़ा सा गरीब परिवार से होता है, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता होती है और गाढ़ प्रेम होता है। फिर उनकी शादी होती है और पहले संगीता के घर वाले नहीं मानते हैं, बोले 1 BHK का फ्लैट है महेश का, तू कैसे रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी। और संगीता समझाती है कि पापा प्रेम है ना, तो नमक की रोटी खा के भी हम खुश रह लेंगे। ऐसा ही हुआ।
पहली एनिवर्सरी आई, संगीता ने अपने घर को, जो छोटा सा घर था उसको सजाया, दोनों ने डिनर किया, दोनों ने बहुत एंजॉय किया। फिर महेश ने उस दिन उसको प्रॉमिस किया कि यार जीवन में बहुत मेहनत करनी है, पैसे कमाने, तू कैसे फैमिली में से थी, तू कितना एग्जिस्ट कर रही है मेरे लिए, मैं तेरे को बंगला, गाड़ी, सब कुछ लौटाना चाहता हूँ। संगीता भी खुश हुई, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेरे जीवन के सपनों को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। और धीरे 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 महेश ने मेहनत करना भी चालू किया। इतनी मेहनत की, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद खुद का प्राइवेट बिजनेस चालू किया, वो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। उसकी 10वीं सालगिरह आई, उसके जीवन में फ्लैट भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, बंगला, गाड़ी, सब कुछ आ गया था। 10वीं सालगिरह थी, बिजनेस मीटिंग में महेश लेट हो गया। उसने रात को 9 बजे फोन किया कि संगीता तू तैयार रहना, आई एम सॉरी, हमारी एनिवर्सरी है, मैंने डिनर का टेबल बुक किया हुआ है, तू फटाफट तैयार रहना। वो तैयार हो गई। उसने बीच में से हीरो का हार लिया, उसने दिया, बोले संगीता याद है तुझे, मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि हमारे पास सब कुछ होगा। और संगीता बहुत गहरी सोच में थी। महेश ने पूछा तू कुछ रिवर्ट नहीं कर रही है, क्या हुआ? संगीता ने कहा कि मुझे पहले के दिन याद आ रहे कॉलेज के, और जब हमारी पहली एनिवर्सरी, हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन खुशी थी और हम बहुत खुश थे। तू मेरे संग था, तू मेरे साथ रहता था और तेरा हाथ से हाथ में पकड़ के रखती थी और मुझे वो एहसास होता था कि तू मेरा है और तू मेरे साथ है। आज हमारे पास ये सब कुछ है लेकिन वो समय नहीं है, वो आत्मीयता नहीं है, वो प्रेम नहीं है, पैसे से सब कुछ। तो देखो, जो पैसा था ना वो रास्ता था, उससे पैसे से संगीता के प्रेम को लौटाना था। मंजिल क्या थी कि पैसा रास्ता बने, और मंजिल थी कि उसे सब कुछ लौटाना है, वो लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन 9-10 साल में पैसा ही सब कुछ बन गया, पैसा ही लक्ष्य बन गया, पैसा ही मंजिल बन गई, और जो पाना था वो सब चला गया। बहुत हल्की सी थीन लाइन होती है कि हमारा लक्ष्य कब हट के रास्ता बन जाता है हमें पता नहीं चलता, और हमारा रास्ता ही लक्ष्य बन जाता है। तो बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। आप बहुत बड़े सपने देखो, सपनों को अचीव करने का एकमात्र टूल है पैसा, वो मंजिल नहीं है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाई करने का सिखाते हैं तो उनका मकसद होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन मार्क्स लाने के चक्कर में, लक्ष्य था ज्ञान प्राप्त करना, मार्क्स लाने के चक्कर में रट्टाबाजी करते हैं और फिर रियल टाइम में फेल हो जाते हैं। मार्क्स तो आ जाते हैं लेकिन हम वो लक्ष्य को भूल जाते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य था, समझना लक्ष्य था। लेकिन वो प्रूव करने के चक्कर में हमारी मंजिल कम बदल जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो जब आप यूथ हो, आप अपने जीवन के लक्ष्य को डिसाइड कर रहे हो, तो इस चीज को समझना कि पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं है, सब कुछ नहीं है। तुम्हारा जो कोर लक्ष्य है, आपने 3-4-5 चीजें की है कि मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर कराना है, यात्रा करानी है, अच्छा घर लेना है, तो वो सब चीजों में आपका रूटीन न बिगड़े, आपके अंदर का प्रेम न बिगड़े, आपका डिसिप्लिन न बिगड़े, आपके वैल्यूज न बिगड़े। ये सब चीज को बैलेंस करते हुए ये सारे सपनों को हासिल करना है, वरना केवल पैसे आ जाएंगे लेकिन कर्मों के बंधन बढ़ते जाएंगे और पुण्य करता जाएगा। इस भाव को ध्यान रखना। राइट। आपने बहुत अच्छे से स्टोरी समझाया। मैं समझ पा रहा हूँ कि कितना लिटिल टॉपिक ने आपने बहुत इजी से समझा दिया। पर एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आप आज के यूथ को क्या एडवाइस करोगे कि ये दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए? क्योंकि बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हम पैसे के बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि हमें घर संसार भी चलाना है। तो बैलेंस की बात आती है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी इसके ऊपर? देखो, जहाँ तक यूथ की बात है ना, तो मैं हमेशा से यूथ को मोटिवेट करने का मेरा सपना रहा है। और मैं सबसे पहले आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया जहाँ पे मैं बैठ के कुछ अपनी बात को, अपने अनुभव को शेयर कर सकता हूँ। आज का जो बहुत ही हैवी विषय है, यूथ जो इंटरनेट के चक्कर में, हैवी सोशल मीडिया के चक्कर में, या गंदी पिक्चरों के चक्कर में, बॉलीवुड सिनेमा के चक्कर में, जो इंफॉर्मेशन चित्त पे बेहोशी की हालत में गंदी तरीके से इकट्ठी कर देता है ना, उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। और युवा होने के नाते जब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सपने क्या होंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तुम एक अच्छा पिता भी बनोगे, तुम्हारे को दादा बनना है, पिता बनना है, समाज में मुखिया बनना है, अच्छा सीईओ बनना है, बहुत बड़े बड़े किरदार निभाने हैं। लेकिन जब तुम वो पद को हासिल करते हो ना, तो पद पैसों से हासिल नहीं होता है, मूल्यों से हासिल होता है, अपने ऑरा से हासिल होता है। तो अभी तो तुम ये सारी चीजें बेहोशी की हालत में अपने चित्त पे इकट्ठे कर लोगे, लेकिन फिर इसको निकालने में बहुत लंबा समय लग जाएगा और आप निकाल नहीं सकोगे। तो यूथ को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने मन की गहराई को समझे। आप इस विषय पे मनन कीजिए कि हम कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, कितनी जगह से कर रहे हो, कितनी गंदी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, और उसमें से कितनी है जो हम स्टोर कर रहे हो और हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं।
हम एक दूसरे की देखा देखी में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों के साथ हमें ऐसा लगता है कि हम मस्ती कर रहे हैं लेकिन गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं, आप शायद हंसी मजाक में उसको निकाल दोगे, लेकिन जब थोड़े टाइम बाद टाइम आएगा, जब आपको प्रूव करना है कि भाई 1 लाख लोगों में आपको लीडर बनना है, जब आपको प्रूव करना है कि सोसाइटी में आपको चेयरमैन बनना है, जब आपको प्रूव करना है कि कंपनी में आपको बेस्ट एम्प्लॉय बनना है, जब आपको प्रूव करना है कि आपको ऑथोराइज बनना है, आपको सीईओ बनना है, आपको नेता बनना है, आपको एक अच्छा पद हासिल करना है, तब ये सारे मूल्यों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तब ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने काबिलियत हो, तब ये देखा जाता है कि आप कितने अच्छे इंसान और आपकी सोच कितनी अच्छी है। तो ये सोच के ऊपर मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ कि कैसे सोच का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और उसकी वजह से कितना नुकसान हो जाता है और हमें कितना भुगतना पड़ता है। सो एक बार एक राजा होता है जो बूढ़ा हो रहा होता है और अब वो सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरा उत्तरदायित्व कौन संभालेगा। सो वो एक दिन उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को, अपने राज्य के 12 से 15 अच्छे बच्चों को अपने महल में इनवाइट करता है। और उस दिन सब आते हैं, फिर कहते हैं कि अब ये 12-15 जो आप लोग आए हो, इसमें से मैं एक अपना उत्तरदायित्व चुनने वाला हूँ और आप लोगों को मैं कुछ बीज दे रहा हूँ और आपको इस बीज को अपने अपने गमले में उगा के 6 महीने के बाद आना है। मैं सारे बच्चे खुश हो गए और सब लोग ये थे कि अच्छा राजा ने बुलाया है और हमें बनाना है, तो सबको राजा ने बीज दे दिए, सबको एक जैसे बीज दिए। सब लोग गए, सबने वो बीज को एक अच्छा गमला बनाया, थोड़ा सा डेकोरेट किया और वो बीज को उगा दिया, उसकी मरम्मत करने लगे। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, उसमें एक ध्रुव नाम का बालक था। उसके कुछ बीज फूटे नहीं। उसने अपनी माँ को ये परेशानी बताई कि मैं रोज पानी डाल रहा हूँ, रोज मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बीज फूटे ही नहीं। उसने फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे बच्चों को देखा, तो सबके बीज फूट के निकल के आ गए थे। अब ये 1 महीने के बाद टेंशन में, माँ मैं तो रोज मेहनत कर रहा हूँ, रोज अच्छे से पानी डाल रहा हूँ, रोज इसकी मरम्मत कर रहा हूँ, मेरे कुछ हो ही नहीं रहे। आसपास में सब लोगों के खिलने लगे। 2 महीने हुए, फिर ये थोड़ा सा हताश हो गया, डिमोटिवेट हो गया कि राजा हमें दंड देगा, उसको लगेगा कि मैंने मेहनत नहीं की, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। इसकी माँ ने कहा कि बेटा तू मेहनत कर रहा है तो तू अपने आप पे विश्वास रख और तू करता रहे। अब ये करता रहा लेकिन कुछ भी हुआ नहीं उसके गमले में। अब टाइम आ गया, 6 महीने होने को आए, सबके रंग बिरंगी फूल उग गए थे, गमले बढ़िया से चमक रहे थे, सब लेके गए, सब महल में लेके गए। ध्रुव थोड़ा सा अचका है कि मैं खाली गमला कैसे लेके जाऊं। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तूने ईमानदारी से अगर सेवा की है तो तू लेके जा, चिंता मत कर। वो गया, राजा ने आया, चालू किया, सारे बच्चे ध्रुव पे हंस रहे थे, हमारे तो इतने रंग बिरंगी गमले हो गए, तेरे में कुछ है नहीं। ध्रुव का गमला देख के सब हंस रहे थे। राजा ने एक गमला देखा, दूसरा गमला देखा, तीसरा गमला देखा और जैसे ही ध्रुव का गमला आया तो सब लोगों को लगा कि राजा अभी उसको डांटेगा। राजा उसके गमले को देख के बहुत अच्छा सा मुस्कुराया। सारे बच्चे चौंक गए, बोले ध्रुव के गमले को देख के राजा के चेहरे पे इतना बड़ा स्मित कैसे है। दूसरे सारे गमले को देखा, राजा ऊपर गया और फिर राजा ने रिजल्ट अनाउंस किया कि मेरे राज्य का उत्तरदायित्व मैं ध्रुव को चुनता हूँ। और सारे बच्चे चौंक गए, हंसते हंसी मजाक करते करते पूरा माहौल एकदम स्थिर हो गया। सब लोग अचंभे में पड़ गए, ये राजा ने क्या कर दिया। और फिर राजा ने कहा कि बाकी के 14 लोगों को मैं दंड देता हूँ। और सारे बच्चे पिनपिलाए और राजा ने कहा कि मैंने 15 ही 15 लोगों को जो बीज दिए थे वो सारे बीज बंजर थे, किसी में से फूल उगना ही नहीं था। लेकिन आपने मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके गमले सारे उगा दिए, लेकिन बीज तो सारे बंजर थे और एकमात्र ईमानदार था वो ध्रुव। तो अभी का जो जमाना है ना, उसमें परमात्मा आपकी केवल इतनी परीक्षा करने वाला है कि आप कितने ईमानदार हो। और ईमानदार किससे हो? आप अपनी सोच से कितने ईमानदार। अभी ईमानदारी वो नहीं है कि आपने 100 रुपए का सामान लिया, 100 रुपए दे दे। लोग ये गिनते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ मेरे जीवन में। ईमानदारी आप अपनी सोच और अपने चित्त से कितने हो। आप लेडीज को अपनी माँ और बहन की तरह कितनी लेडीज में देखते हो। आपकी सोच कितनी उम्दा है, आपका इंटेंट कितना उम्दा है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि मैंने 100 रुपए का सामान लिया, 100 रुपए दे दिए, हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का छीन के नहीं खाता हूँ। अब ईमानदारी का मतलब वो नहीं रहा है। आज के जमाने में ईमानदारी का मतलब है आप अपने इंटेंट से कितने ईमानदार हो, आप अपनी सोच से कितने ईमानदार हो। और वो व्यक्तित्व घड़ेगा और उसी व्यक्तित्व से डिसाइड होगा कि आज की दुनिया का लीडर कौन बनेगा और सरताज ले जाओगे। ट्रूली इंस्पायरिंग, आपने जैसे स्टोरी क्रिएट की। अभी जो गुजरात में लोग का जो न्यूसेंस बढ़ रहा है, लाइक ड्रग्स की बात करें या अल्कोहल की बात करें, तो गुजरात का यूथ भी इसके पीछे बहुत लगा हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि आपने जैसे बताया कि सेवा करने से हमें फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस मिलती है, तो
यूथ भी यही पाने के लिए शायद ड्रग्स या स्मोकिंग, दारू इनका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि क्या वॉलंटियरिंग इसका सब्स्टिट्यूट आप यूथ में कैसे डाल सकते हो और कैसे उनको इंस्पायर करोगे अगर दो चीज़ों के सामने आपको रख दिया गया हो और आपको अपनी लीडरशिप। देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया और मुझे ये आंसर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया देता हूँ। इसका मैं आपको बहुत अच्छा सीक्रेट बनाना चाहता हूँ। हर एक यूथ को आज बहुत अच्छी सलाह देता हूँ कि जिसने इसको जान लिया और पहचान लिया ना, शायद वो अपने मन से बाहर आ जाएगा। वो अपनी कमियों से बाहर आ जाएगा, वो अपनी गलत आदतों से बाहर आ जाएगा। सो ये चीज़ मैंने अपने गुरुजी से सीखी है, मैं जो किताबें पढ़ रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी है। और देखो, अच्छा काम, सेवा और गलत आदत है, ये दोनों का कोई तालमेल नहीं है। एक हमारे में गलतफ़हमी हो जाती है, जो ये ड्रग्स के चक्कर में यूथ पड़ता है, दारू के चक्कर में पड़ता है, वो सब है उनके मन में इकट्ठा हुआ विचारों का कचरा। तो वो ऐसा समझते हैं कि मन लाइट फ़ील हो जाता है, वो अपने आप से फ्रेश हो जाते हैं और उस चीज़ को ग्लैमर में कन्वर्ट करके वो ये समझते हैं कि भई हम पार्टी कर रहे हैं। आजकल के लोग जो पार्टी नहीं करते, उनमें दम नहीं है, उनमें मज़ा नहीं है। हकीकत में वो अंदर से पोकल है, मन को खाली करने के लिए, लाइट फ़ील करने के लिए बेचारा ड्रग्स करता है, दारू पीता है और उसको नाम देता है पार्टी का। वो एक सर्कल बन गया है, स्टेटस का सिंबल बन गया है, तो ये है। लेकिन एक्चुअल कांसेप्ट क्या है, जो मेरे गुरुजी सिखाते हैं कि जब एक यूथ आप मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ लीजिए कि एक आप यूथ में आप बच्चे हो और आपको एक मर्सिडीज कार से बहुत प्रेम है और आपका सपना है कि बस मुझे मर्सिडीज कार मिल जाए और आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपने ड्रीम चार्ट बना लिया, आपने मैगजीन में रख दिया, आपने मोबाइल फोन में रख दिया, जहां जाए वहां आप कारों के शोरूम में जाते हैं, बात करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, जो करना पड़े आप वो करते हो। लेकिन समहाउ 2-3 साल के बाद आपको मर्सिडीज मिल जाती है। अब आप कितने खुश होगे, खुशी से झूम उठोगे, मर्सिडीज आपके हाथ में आ रही हो, ये वाओ, पार्टी करोगे, शायद आप दारू की महफिल करोगे। आप अब खुशी क्या है? खुशी मर्सिडीज नहीं है। उसके मन में 3 साल से जो मर्सिडीज का हवा था, वो मर्सिडीज आने के बाद में खाली हो गया। तो मन जब खाली होता है ना, तो अंदर से खुशी पैदा होती है। तो मन का खालीपन, विचारों का खालीपन खुशी है। तो मर्सिडीज की जरूर नहीं है। अगर तुम सीक्रेट जान जाओगे कि मन का खाली होना खुशी का स्रोत है, उस स्रोत को पहचान जाओगे, तो फिर आपको ड्रग्स करने की जरूरत नहीं है, आपको दारू पीने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एक राजा बैठा है। वो राजा को प्राप्त करने का जो सोर्स है, वो है मन का खालीपन। मन का खालीपन के लिए थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ता है, मेडिटेशन सीखना पड़ता है, ध्यान सीखना पड़ता है, हमारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, हमारे मूल्यों को पढ़ना पड़ता है, गीता को पढ़ना पड़ता है, जो यूथ को ऐसा लगता है कि वो सब ओल्ड फैशन चीज़ है। अरे मेरे भाई, अगर तूने वो कर लिया, तेरा चित्त को तू ध्यान में लग गया, अगर 20 मिनट भी ध्यान करेगा तो मन ऑटोमेटिक खाली होने लगेगा और खाली होने के बाद में किसी चीज़ का तो गुलाम है ही नहीं। तेरा शरीर का तू मालिक है, तेरे मन का तू मालिक है, तू आत्मन है। फिर तुझे ये छोटी-मोटी चीज़ें लगेगी। फिर क्योंकि हमें क्या है, हाई वाइब्रेशन के लोग मिलते ही नहीं है। सिगरेट पीने का डिसाइड किया, 1000 लोग मिल जाएँगे, सब दोस्त मिल जाएँगे, आप आराम से पियोगे क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ है। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो बहुत कम लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलते नहीं है। लेकिन आप जब इसका एहसास कर लोगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन सोल हूँ, जो सिस्टर शिवानी जी कहते हैं, मैंने उनसे ये लाइनें सुनी है शक्तिशाली आत्मन की, हाई वाइब्रेशंस की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी हो या हमारा शास्त्र हो या कोई भी चीज़ हो, वो ये कहती है कि मन का खालीपन बहुत ज़रूरी है। उसको केमिकल डाल के तुम खाली नहीं कर सकते हो, वो तो और डबल आप बुराई कर रहे हो। तो मन को एक्चुअल तरीके से खाली करने का अगर आपने तरीका जान लिया, तो वो भक्ति मार्ग हो सकता है, वो सेवा मार्ग हो सकता है, वो ध्यान मार्ग हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, आपको केवल ये सोचना है कि मैं अपने मन को खाली कैसे करूँ? तो बहुत सारे पॉजिटिव तरीके हैं जिससे आप अपने मन को खाली कर सकते हो और मन को जिस दिन आपने खाली कर दिया, तो कोई दुनिया की ड्रग या दारू आपको छू नहीं सकती। ग्रेट। आज मुझे नया जानने को मिला। मेरे माइंड में भी हैप्पीनेस की प्योर डेफिनेशन नहीं क्लियर थी। जैसे आपने बताया कि खुशी मतलब मन का खालीपन, वो बहुत ही अच्छे से आपने एग्जांपल के साथ समझाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा मुझे ये जानना है कि ये जो आप सीएसआर एक्टिविटीज़ कर रहे हो और आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट है और जिनकी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है, तो उनको आप कैसे इंस्पायर करोगे कि वो भी अच्छे काम में अपना हाथ जुटाए? देखो, जो जो लोग ने ऑलरेडी पैसा कमा लिया है, जो कंपनी के मालिक बन गए हैं, हर एक को जो खुशी होती है ना, वो कभी भी पैसा कमाने में नहीं होती है, पैसा खर्च करने में होती है।
और वो भी पैसा ऐसी जगह खर्च किया जाए जिसमें उसका विश्वास, तो उसको ज़्यादा खुशी होती है कि ये मैंने पैसा ऐसी चीज़ में खर्च किया जिसमें मेरा विश्वास है। अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए तो सब खर्च करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे कोई अननोन व्यक्ति के लिए खर्च करते हो, जिसके पीछे आपका विश्वास है, तो वो एक अलग खुशी का एहसास आता है। तो जितने भी कंपनीज़ के सीईओज़ हैं या जितने भी ऐसे आपके सर्कल में लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा अपने लेवल पे पैसा कमाया और अब वो कुछ समाज की मदद करना चाहते हैं, तो मैं उनको हमारे युवा अनस्टॉपेबल के प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारी एक 150 लोगों की यूथ की टीम है, आपके लिए अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल डिज़ाइन कर सकती है जिसमें आपको करना है। और हमारी ऐसी संस्था है जो अप टू 20 लाख की एक्ट ऑफ काइंडनेस तक के लिए हम एक भी पैसा एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं करते हैं। हम आपको आपका एम समझ के, आपको वृद्धाश्रम को एम्पावर करना है तो हम ऐसा वृद्धाश्रम ढूँढ के देंगे जहाँ पे इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। आपको बच्चों को पढ़ाना है तो हम आपको ऐसी स्कूल ढूँढ के देंगे जहाँ पे टॉयलेट बनाने की ज़रूरत है, स्मार्ट क्लास की ज़रूरत है, मिड डे मील शेड की ज़रूरत है, तो आप ऐसा कोई काम कर सकते हो। आपको बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है तो हम ऐसा बच्चा ढूँढ सकते हैं जो विधवा का बेटा है, रिक्शे वाले का बेटा है, जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि लेकिन जिसकी फीस की मदद की ज़रूरत है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप प्रूव करना चाहते हैं कि मुझे बस एक इस चीज़ के लिए काम करना है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शौक हो कि भई आप बहुत पढ़ने में होशियार हो और आपको बच्चों को पढ़ाना हो, तो आप बच्चों को पढ़ाई कराइए। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहाँ डॉक्टर ने आपको बचाया और आपको बच्चों को डॉक्टर बनाना है, तो आप डॉक्टर बनाइए। आपको हॉस्पिटल में मदद करनी है तो आप हॉस्पिटल में मदद कीजिए। आपको विधवा को मदद करनी है, आप विधवा को मदद कीजिए। वुमन एम्पावरमेंट में लड़कियों को आगे बढ़ाना हो, बेटियों को आगे बढ़ाना हो, तो आप उनको मदद कीजिए। लेकिन मैं आपको देने के लिए इंस्पायर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, सारा वक़्त गुज़र गया कागज़ के चंद टुकड़े कमाने में। ज़िंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, सारा वक़्त गुज़र गया कागज़ के चंद टुकड़े कमाने में। क्या करोगे यारो इतनी दौलत को, ना कफ़न में जेब है, ना कब्र में। वाह! तो आप हमेशा ये सोचिए, आप जो भी स्तर पे हैं, आप परमात्मा से कीजिए कि बस अब मुझसे तू देने का काम चालू करा। और आप अपने आस-पास, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेशक युवा अनस्टॉपेबल को कॉल कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको इतनी अच्छी एक्टिविटी डिज़ाइन करके बताऊँगा। हमारे पास 1000 आइडियाज़ हैं जिसमें आपको एक्चुअल सेवा का अनुभव होगा। आप पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाके बच्चों को फ्रूट बाँट सकते हैं, आप खाना खिला सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप रोड पे ट्रैफिक पुलिस को आइसक्रीम खिला सकते हैं, आप गर्मी में कबूतर को पानी पिलाने का प्याऊ बनवा सकते हैं, आप दाना डाल सकते हैं, 1000 चीज़ें हैं। लेकिन वो सब टेम्परेरी और छोटी चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मुझे हर महीने 10,000 रुपया कुछ करना है, लाइफ टाइम तक करना है, तो उसके लिए एक सस्टेनेबल प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, जिसके लिए युवा अनस्टॉपेबल जैसी संस्था की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना के दे, ऐसा एक मैकेनिज़्म बना के दे, जहाँ ऑटो मोड पे आप अपनी सेवा के अकाउंट को खोल सकते हो और फिर अपने पुनवानी को हर महीने, हर साल उस पुनवानी के खाते को खोल सकते हो और उस हैप्पीनेस को कमा सकते हो और हर एक वो मुस्कान है जो आपकी हान है। हुँ, ओके। आई एम श्योर आपकी बातें सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। दूसरा मुझे अब थोड़े मिथ्स के बारे में बात करनी है कि जब भी वॉलंटियरिंग की बात आती है तो माइंड में ऐसा आता है कि अगर हम फ्री है तो ही हमें करेंगे, अदरवाइज़ ये काम करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या बताओगे यूथ को? मैंने भी ऐसा बहुत सारे लोगों से सुना है कि अभी तो पैसा कमाने की उम्र है, कि जब हम रिटायर्ड होंगे, जब हम बूढ़े हो जाएँगे, तब हम ये सब चीज़ सोचेंगे। अभी हमारी काम करने की उम्र है, हमारी पैसा कमाने की उम्र है। लेकिन मैं इन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ का समय नहीं होता है, कि वक़्त के क्रूर छल का कोई भरोसा नहीं। वक़्त के क्रूर छल का कोई भरोसा नहीं। आज जी लो कि कल का कोई भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। तो आप कोई भी चीज़ को पोस्टपोन करोगे ना, तो वो यूनिवर्स सुन रहा है। अभी नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। तो या तो आप ये थॉट को लाओ ही मत, और अगर ला रहे हो तो फिर उसको फ्यूचर में मत रखिए। वो हमेशा आपको वेट में रख देगा। तो आप हमेशा वर्तमान में जियो। जो करना है वो मुझे अभी करना है। अगर मुझे अच्छा करना है तो भी अभी करना है। मुझे काम करना है तो भी अभी करना है। पैसे कमाना है तो भी अभी करना है। उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी अच्छा काम करने के लिए काहे का आपको वेट करना है। तो आपको जो करना है वो आप अभी में रह के करिए। जो करना है वो, और आपकी सोच को वर्तमान में ले आइए। मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा कि भई आप
पढ़ाई करने की उम्र में ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दीजिए। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती जिसको हम पोस्टपोन या भविष्य में रखें। आपका अभी जो वर्तमान है वही भविष्य है। तो आप भूतकाल में ना रहिए, आप भविष्यकाल में ना रहिए, आप वर्तमान में रहिए। एक कॉमन सलाह जो सब लोग देते हैं, लेकिन इसमें भी मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि भई आप सेवा को भी पोस्टपोन मत कीजिए। आप कमाने को भी पोस्टपोन मत कीजिए। आप जो कीजिए वो सब कुछ अभी कीजिए। थोड़ा तो थोड़ा लेकिन कीजिए। ओके, एक तो मिथ है जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के माइंड में भी है कि जो सीएसआर एक्टिविटीज़ और ये वॉलंटियरिंग का वर्क है वो ज़्यादातर ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो वो ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटीज़ से ऑलवेज दूर रहते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि हमें जो डोनेट करना है वो हम खुद जाके करेंगे, या तो जो भी करना है हम अपने हिसाब से कर लेंगे। बट वो कभी ऐसे संस्था के साथ जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी एग्जिस्ट करती है, तो कौन सच में अच्छा काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, वो भी मुझे आपसे जानना था। देखो ऐसा समाज में हो रहा है। कई संस्थाएँ ऐसी है जो ब्लैक का व्हाइट भी करती होगी। कई संस्थाएँ ऐसी है जो अपने आप में अच्छा काम कर रही है। अब ये विश्वास का मामला है। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट आता है कि भई मैं अपने विश्वास में कैसे लाऊँ? तो मेरी एक सबसे पहले जेन्युइन सलाह ये है, मेरा एक अपना अनुभव ये है कि जब अगर बारी आती है ना अच्छे काम की, और अगर मान लीजिए आपके साथ कोई खराब अनुभव हो या किसी ने चीटिंग भी कर लिया, तो सबसे पहले तो फॉरगिवनेस की भावना ले आइए। क्योंकि आप लोगों के अच्छे काम से विश्वास हटाने का काम मत कीजिए उस न्यूज़ को बाँट के। आप पहले अपने आप में इतनी शक्ति लाइए कि आप में वो माफ़ करने की भावना आए कि भई मेरा ऐसा कुछ कड़वा अनुभव हो गया। उस एक बंदे की हिसाब से किसी दूसरे के अच्छा करने के विश्वास को आप मत डालिए। तो आप हैप्पी रिपोर्टर बनिए। आप अच्छे रिपोर्टर बनिए, जहाँ पे आप केवल अच्छी चीज़ों को इंस्पायर कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपके साथ एक खराब अनुभव हो गया, तो क्या हम उसे रखेंगे थोड़ी? आपको फ्रूट मिल रहे हैं और खराब फ्रूट हो गया, तो वो हम खाएँगे नहीं, हम उसको फेंक देंगे। लेकिन अगर हम सब में ढिंढोरा पीटेंगे, मुझे खराब मिल गया, मुझे खराब मिल गया, मुझे खराब मिल गया, तो उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसकी बजाय आप अपने आप को कह दीजिए, समझा दीजिए, स्वीकार कर लीजिए, शायद मेरे साथ ये गलत अनुभव हुआ है, नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा, और आप इंटेंट दीजिए, तो आपके साथ में पॉजिटिव अनुभव भी होने लगेंगे। और समाज में जो सच्ची में ट्रू हीरो है, जो लोग सच अच्छा काम करना चाहते हैं, जो सही काम करना चाहते हैं, उनको पहले आप ढूँढिए और आप उनको मौका दीजिए। और आपको ज़रूरी नहीं है कि उनको डायरेक्ट पैसा दे देना है। जैसे हमने हमारी संस्था को ग्रो किया है, तो हम डायरेक्टली आपको जो करना है वो काम करवाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें आप जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। लेकिन हमारी जो कंट्री है उसमें मदद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इतने डेवलपिंग नहीं है कि भई सब काम गवर्नमेंट से हो जाएगा। तो उस जगह विश्वास की बहुत बड़ी एक ताकत होती है। तो जितने भी अच्छे लोग हैं, उन लोगों से मैं ये 2 लाइनें कहता हूँ कि लोग हमेशा मंजिलों की राह में होते हैं और मैं हमेशा रास्तों की। लोग हमेशा मंजिलों की राह में होते हैं और मैं हमेशा रास्तों की। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा है। ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ बैठे हुए अच्छे लोग खामोश है। तो अच्छे लोगों की कम्युनिटी की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। आप विश्वास कीजिए, आप खुद आगे आइए। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद अच्छा काम कीजिए, एक दूसरे को प्रमोट कीजिए। एक अनुभव खराब हो गया तो दूसरा अच्छा मिलेगा। आप उसको पहचानिए, आप उसको मदद कीजिए और आप उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन अच्छी चीज़ों में विश्वास कीजिए, और अच्छी चीज़ों में विश्वास न जाए इसलिए खराब रिपोर्टिंग को बंद कीजिए। ग्रेट। आपके पॉडकास्ट के बाद मैं 2 अच्छी चीज़ें सीखूँगा। एक तो हैप्पीनेस के बारे में आपने जितना डिटेल में समझाया, और दूसरा कि कभी भी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो उसको हैप्पी रिपोर्टिंग कीजिए। उसका कैसे हैप्पी रिपोर्टिंग किया जाए ताकि एटलीस्ट हम दूसरों के माइंड में एक नेगेटिविटी ना क्रिएट करें। तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। सो अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द one favorite book that you can suggest to everyone? सो अभी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से मुझे एक बुक काफी ज्यादा अच्छी लगी है, वो है द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोले के, जिससे आपको ये समझ में आता है कि आप अपने इमोशंस को पहचान सकते हो, और आपको ये समझ में आएगा कि दुख आपके अंदर हावी हो जाता है और वो बैठ जाता है। आपको उसको जाने देना है, वो आपको कंट्रोल में ले लेता है, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन आप अंदर देखोगे तो आप
द मोमेंट यू डिक्लेयर टू योरसेल्फ कि मैंने अपने आप को दुखी होने दिया है, तो अंदर से आत्मा की आवाज आएगी भाई सुखी होने में दे सकता हूँ, और वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा माइंडसेट। तो वही है कि आप प्रेजेंस में रहिए, अपने बीइंग में रहिए, तो वो बुक काफी अच्छा आपको मदद करेगी प्रेजेंस में रहने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, और वो आपके जीवन में एक नया चमत्कार ले आएगी। ओके, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप प्रेजेंट में रहने के लिए, एक हमारी डेली लाइफ में बहुत सारा थॉट का नॉइज होता है, तो प्रेजेंट में ही रहना है, उसके लिए आप अपने आप के लिए क्या करते हो? मतलब आपकी क्या पर्सनल एक्सरसाइज होती है कि ताकि आपको पता चले कि नहीं, मैं प्रेजेंट में ही हूँ अभी? मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि वैसे तो किताबें और टेक्निक ये कहती है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, आप जहाँ है वहाँ रहिए, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि अपने जीवन में कम से कम लफड़ों को पालिए। आप ऐसा कोई काम ही मत कीजिए जिससे माइंड में टर्बुलेंस पैदा हो, तो आप प्रेजेंट में रह सकेंगे। राइट। आपको सब कुछ करना है, आपको सिगरेट एंजॉय भी करनी है और बीवी को बतानी भी नहीं है, आपको किसी से लफड़ा भी करना है और बताना है अपने आप को अच्छा इंसान है, तो आप प्रेजेंट में नहीं रह सकोगे। लेकिन अगर आपका चित्त क्लीन है, आप संयम पाल रहे हो, तो आप प्रेजेंट में रह सकोगे। तो जितना ज्यादा संयम पालोगे उतना ज्यादा प्रेजेंट में रहो। राइट। कि अगर आप युवा अनस्टॉपेबल में नहीं जुड़े होते तो आज क्या कर रहे होते? युवा अनस्टॉपेबल में नहीं जुड़ा होता तो मैं क्या कर रहा होता, वो मैं लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता। इट्स लाइक स्वर्ग और नर्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी स्वर्ग में बैठा हूँ। अगर मैं इस स्वर्ग में नहीं होता तो मैं कहाँ होता मुझे पता है। ओके, अगर वॉलंटियरिंग को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? ब्लेसिंग। ओह, दैट्स ग्रेट। कोई एक स्किल के बारे में बताइए जो आपने डेवलप की है थ्रू वॉलंटियरिंग। मैंने अपने आप को पहचानने की स्किल डेवलप की है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन से एवर, कि मैंने खुद को पहचानने की काबिलियत को डेवलप की है। और मैं सभी यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि बस केवल अपने आप को जानो, सब कुछ हो जाएगा। ओके, आपकी वॉलंटियरिंग जर्नी से आप ऐसे कोई इंस्पायरिंग बंदे से मिले हो जो आपका आज भी फ्रेंड है? मैं हर रोज इंस्पायरिंग बंदे से मिलता हूँ और मैं उसको ही इंस्पिरेशन मानता हूँ जिसमें मुझे लगे कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर दयालु है, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर अनकंडीशनल है, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर ह्यूमन बीइंग है, वो मुझसे ज़्यादा हम्बल है। तो ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ मैं अपने आप में तोलता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा विनम्र हूँ, मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं कितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ, मैं कितना ज़्यादा ईमानदार हूँ, और मैं कितना ज़्यादा परमात्मा के चरणों में हूँ। तो 5 साल के पहले जब हम वॉलंटियरिंग करते थे, तो एक हमने आश्रम चालू करवाया बगोदरा में, जहाँ पे हम जो इंसानों के कीड़े पड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उनको प्रभु जी मान के लेके आते हैं, उनको खीर मिलाते, धुलाते, रेडी करते और उनके घर पहुंचा देते हैं। तो वहाँ पे एक दिनेश भाई करके हैं जो ये मेरे को मिले, उन्होंने मुझे शेयर किया कि मुझे ऐसी एक्टिविटी करनी है, और मैं देख के रह गया। मैंने कहा यार ऐसा कोई मिला है जो मुझसे पावरफुल है, सेवा की बात कर रहा है। तो मैंने उस पे विश्वास किया, मैंने कहा ठीक है मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप करोगे? तो फिर मैंने देखा एक बंदा उठाया, उसको क्लीन कर दिया, नीला धुला दिया। मैं तो अक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, मैं उनके चरणों में झुक गया। मैंने कहा आप रियल परमात्मा का काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आप तो खुद इसको कर रहे हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे संस्था बनाई, मैं उनके साथ जुड़ा, हमने संस्था को बड़ा कर दिया। आज उस संस्था से मैं तो वो संस्था के ऑफिशियल रोल पे नहीं हूँ, मैं तो केवल दिनेश भाई को वॉलंटियरिंग के तहत पे मदद करता था, लेकिन वो संस्था ने 850 लोगों को घर पहुंचा दिया है। और वहां पे एक डॉक्टर भारद्वाज करके आए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है इन प्रभु जी की सेवा में, मानवता में। तो वो ऐसे ही लोगों को लाते हैं जिनका कोई घर नहीं है। उन्होंने अपने आश्रम का नाम दिया है अपना घर। तो मैं उन डॉक्टर भारद्वाज जी को मिला, तो जब वो मेरे घर आए, ओपनिंग करने के लिए आए थे आश्रम का, वो घर आए, तो मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ कि साक्षात परमात्मा मेरे घर आए। तो आप लोगों में भी ऐसा दर्शन कीजिए कि आपको परमात्मा का अनुभव हो, तो ऐसे भी लोग मिले जो आपका इंस्पिरेशन नहीं, पर आपको उन्हीं में परमात्मा नजर आए। तो आप जो चीज चाहते हो वैसा लोगों में क्वालिटीज को देखिए, तो आपको परमात्मा का खुद ब खुद ही दर्शन होगा और वो जीवन भर रहेंगे। और फिर खुशी की बात ये होती है कि वो आपके आशिक बनते हैं। तो जो आपने पूछा कि वो आपके दोस्त थे, नहीं है, वो दोनों मेरे आशिक है जो मेरे गुणों को अप्रिशिएट करते हैं। तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाए। राइट, राइट, राइट। ओके, आपका फेवरेट मोटिवेशनल कोट कौन सा है? मेरा फेवरेट मोटिवेशनल कोट है दैट वैसे मैं जीवन जो जीता हूँ उसमें मैं बारी बारी एक चीज बहुत ज्यादा बोलता हूँ, दैट गॉड इज ग्रेट। जो मेरी जुबान पे हर वक्त रहता है, तो मैं पहले तो यही कहना चाहता हूँ दैट गॉड इज ग्रेट। और दूसरा जो हमने सीखा था
जब हमने दीप्ति शाह की क्लासेस ज्वाइन की थी तो एक मोटिवेशनल कोट हमारे जुबान पे रह जाता है जो एज ए यूथ मैंने देखा और उसी को मैंने पकड़ा और शायद वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। मतलब मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सो आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। तो ऐसे तो बहुत सारे कोट है जो है, बट ये जो मेरी जुबान पे रहते हैं जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, ये दो चीज़। पहला मेरे जुबान पे रहता है दैट गॉड इज ग्रेट। हर चीज़ वो करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। और हर चीज़ चुनी गई है, जिन्होंने हमें चुना है, जिन्होंने मेरे परिवार को चुना है, मेरी संस्था को चुना है, मेरे काम को चुना है, सब कुछ उसी ने चुना है। और दूसरा, फिर तुम जिसमें लग गए हो उसमें आई विल परसिस्ट अंटिल आई। फिर मैंने जीवन में कोई दूसरा काम ही नहीं किया। एक बार युवा अनस्टॉपेबल ज्वाइन किया तो फिर यही है जब तक है जान। आधी जिंदगी निकल गई, आधी निकल जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इन योर पर्सपेक्टिव? अगर आपको लाइफ को अपने हिसाब से डिस्क्राइब करना है, या तो कोई वन वर्ड। मेरे हिसाब से जवाबदारी इज द जीवन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए, किसी पिता के लिए, किसी माँ के लिए, किसी बीवी के लिए आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो और आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरे लिए जीवन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको बखूबी से निभा के जाना है। और आपने वो कर दिया तो फिर सबको, जीवन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरे कंधे पे कोई अच्छी जिम्मेदारी है और मुझे इसको बखूबी से निभाना है, तो आप पूरे देश और पूरी दुनिया का भार अपने कंधे पे उठा सकोगे और आप बखूबी से निभा सकोगे। आज तक मैंने बहुत लोगों से सेम ये क्वेश्चन पूछा है, बट आप पहले हो जिसने ये आंसर दिया कि लाइफ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स ग्रेट। दूसरा मुझे जानना है कि स्कूल के साथ आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो वॉलंटियरिंग का काम स्कूल के साथ करने से आप क्या देखते हो कि हमारे देश में क्या बदलाव आता है? देखो, हमारा जो देश है ना, वो डिफरेंट भाषा और यूथ का देश है, नौजवान का देश है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं सारे बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो पर्वतों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं। जो पर्वतों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, लेकिन जो तूफानों से टकराते हैं उसे मेरे देश के नौजवान कहते हैं। तो जो हाईएस्ट एनर्जी मिलती है, क्रिएटिविटी कह दो, इनोवेशन कह दो, पावर कह दो, इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना हमारे देश में और हमारे उन बच्चों में। आप म्यूनिसिपल स्कूल के बच्चे जब रिसेस में खेल रहे हैं, या वो जब 5 साल 10 बच्चे 25 बच्चे मिलके धमाल कर रहे हैं, वो एनर्जी का एहसास अगर आपने ले लिया तो आप अपने जीवन की सारी एनर्जी को पा सकते हो, आप भूल जाओगे। लेकिन यही है कि आपको उनके साथ शामिल होना है। और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक अच्छा वर्ग और एक जो निचला वर्ग है, उन दोनों में समन्वय हो। वरना कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि वो जो निचला वर्ग है वो इतना हावी हो जाएगा कि अच्छे वाले बंदे को वो खा जाएगा। तो हमारा जो अच्छा वर्ग है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप वॉलंटियरिंग के नाते, स्कूल में सेवा करने के नाते ऐसा डिफरेंसेस ना बनने दीजिए कि हम पैसे वाले और वो गरीब है। उस चीज़ को दूर करना होगा अच्छे नागरिक होने के नाते। अगर हम आज वो दूर नहीं करेंगे तो कल पैसे वाले के बच्चों को वो लोग खा जाए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे देश को इक्वालिटी पे तोलें, अच्छाई पे तोलें, और वॉलंटियरिंग के नाते, अच्छे भाव के नाते हम उनके साथ ऐसा विश्वास पैदा करें कि हम सब भाई भाई हैं। राइट, ओके। अगर चैलेंजेस की बात करें तो आज आपके काम में आपको क्या लगता है कि वो अभी आप बिगेस्ट चैलेंज फेस कर रहे हो, लाइक एज अ यू कैन कंसिडर एज अ युवा अनस्टॉपेबल कंपनी, या इंडिविजुअली इफ यू आर प्रमोटिंग योरसेल्फ फॉर दिस वॉलंटियरिंग वर्क, देन व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ? नॉर्मली जिस हिसाब का माइंडसेट है उसमें कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई भी चैलेंज जीवन में है। मतलब हर चीज़ में हमें ब्लेसिंग का अनुभव होता है। मुझे अपने पर्सनली मुझे हर चीज़ में ऐसा लगता है कि हमारी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी है। तो ऐसा जैसा कोई चैलेंजेस का प्रभाव मुझे लगा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मैं ज़बरदस्ती देखूँ कि एक चैलेंज क्या आ रहा है या क्या होता है, तो मुझे ये चैलेंज ज़रूर लगता है कि एक तो जो अच्छे लोग हैं ना, वो एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं रिटायर्ड होने के बाद में। लेकिन अच्छा मैन पावर मिलेगा अगर हर युवा सोचेगा कि मुझे एक अच्छा एनजीओ बनाना है, अपने स्टार्टअप में मुझे इनोवेशन को लाना है और देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनजीओ लाना है। और जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है उनके इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू हम बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। तो एक जो चैलेंज है वो है अच्छे मैन पावर का, जो स्पीड से काम कर सके, जो अच्छा काम कर सके। वो सब पहले कॉर्पोरेट में डाइवर्ट होता है, लेकिन अगर वही यूथ सेम लेवल पे बैलेंसिंग में अगर 20-30% एनजीओ इंडस्ट्री में आ जाए तो आग लग जाएगी।
राइट। अगर फ्यूचर की बात करें तो आज से 5 या 10 साल के बाद आप युवा अनस्टॉपेबल को कहाँ देख रहे हो, और कैसी एक्टिविटीज जो आपके माइंड में है, जो सोच के रखी हुई है, जो आप करना चाहोगे? सो अगर अभी एट प्रेजेंट मेरे जो भाव है, मैं जो देखता हूँ, तो मैं युवा अनस्टॉपेबल को आज से ही रोज और अगले 10 साल 20 साल या जब तक मैं जीऊँ तब तक या जन्मों जन्म तक मैं युवा अनस्टॉपेबल को एज अ भाव हर एक युवा में देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एसोसिएट युवा अनस्टॉपेबल विद दैट सेवा भाव, जो अपने आप में एक भाव है और वो हर एक के दिल में है। हम लोग ये कहते हैं कि वंस अ युवाइट इज ऑलवेज अ युवाइट। तो युवा आपके दिल में रहे, आप जहाँ हो वहाँ युवाइट बन के रहिए, आप अच्छे इंसान बन के रहिए। आप में दया भाव हो, आप में लीडरशिप हो, आप में क्रिएटिविटी हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप इनोवेटिव हो, और आप युवा अनस्टॉपेबल के भाव को अपने आप में रखिए। और जहाँ हो वहाँ स्माइल स्प्रेड कीजिए, वहाँ वैल्यू स्प्रेड कीजिए और युवा अनस्टॉपेबल को आगे बढ़ाइए। तो मैं यही देखता हूँ दैट फिर वो रिक्शे वाले का बेटा है या अदानी का बेटा है, वो है तो युवा है, तो युवा है, वो हमारा ही है। तो युवा का भाव मैं हर एक के दिल में देखना चाहता हूँ, और ऐसा हमारा सपना है कि हम हर एक इंसान को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े, जहाँ पे हर एक इंसान साथ में कोलैबोरेटिव वे में साथ में मिलके एक दूसरे का भाव कैसे बने, एक दूसरे का मदद कैसे बने, एक दूसरे का सपोर्ट कैसे बने और एक दूसरे के लिए अच्छा कैसे देखे, वो हम। ओके। अगर किसी को आपके साथ जुड़ना है, लाइक किसी कॉलेज को आपके साथ जुड़ना है, या स्टूडेंट का कोई ग्रुप है उसको आपके साथ जुड़ना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है? तो नॉर्मली युवा अनस्टॉपेबल की वेबसाइट पे जाके या हमारे info@युवा अनस्टॉपेबल पे वो लोग ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके वो एज अ वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी टीम उनको अप्रोच करेगी और वो हमारे साथ बखूबी से जुड़ सकते हैं। ओके, तो आई एंड दिस पॉडकास्ट विद वन लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर यूथ। व्हाट इज द वन एडवाइस दैट यू कैन गिव टू आवर यंग यूथ? मैंने हर सवाल पे कुछ और कुछ लाइनें कहने का प्रयास किया है। मैं एंड भी अच्छी लाइनों से करना चाहता हूँ कि जिंदगी जीने के 2 रास्ते होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। बिना संघर्ष जीवन में कुछ हासिल नहीं होता, बिना टहने की चोट तो कभी पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये जिंदगी है, सभी तरह के मोड़ दिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के हर हाल में खुश रहता है, जिंदगी उसके कदमों में सर भी झुकाती है। तो युवा होने के नाते मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने आप को खुश रखने का प्रयास कीजिए, खुश रहिए, संयम में रहिए। संयम एक बहुत बड़ी ताकत है। तो संयम शब्द शायद आप मुझसे अभी सुन रहे होंगे। सेल्फ कंट्रोल, संयम, ये इतनी बड़ी ताकत है कि इन शब्दों का मैक्सिमम अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। जो शब्द आपके गलत है उसकी जगह इस शब्द को रिप्लेस कीजिए और अपने इंटेंट में लाइए कि मुझे हर चीज में संयम में रहना है। अगर युवा होने के नाते आप में संयम आ गया ना, तो आप जिंदगी के राजा, और जहाँ चाहोगे वहां राजा बन के रहोगे, अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच पवन भाई, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने जितने इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की, आई एम श्योर मतलब हमारे व्यूअर्स को बहुत मजा आएगा और कुछ अच्छा लेके जाएगा ये पॉडकास्ट देखने के बाद। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत सत नमन है जो भी सुन रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि कुछ बात आप तक पहुंची है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप और अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू।